अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो हमारा यूनिट है वो है 8.3 और जो हमारा आज टॉपिक है वो है कोटेशन मार्क्स। तो ये जो है वो फ़र्दर प्रैक्टिस है, यानी हम जो है वो पहले भी कोटेशन मार्क्स को जो है वो कर चुके हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में। तो अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियो तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच लिख दीजिएगा यूट्यूब पे और एमएफ इंग्लिश सेंटर लिखिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आज जो है वो फ़र्दर प्रैक्टिस करेंगे और सिर्फ कोटेशन मार्क्स को जो है वो स्टडी करेंगे। तो ये जो है वो इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि इससे जो है आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जुमलों को समझने में भी काफ़ी मदद मिलती है। आप एक नज़र देखकर ही कोटेशन मार्क की मदद से जो है वो डायरेक्ट का जो जुमला होता है, डायरेक्ट स्पीच का जुमला, उसको पहचान सकते हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी बात। तो स्टूडेंट, अभी जो है मैं आपको इंस्ट्रक्शन पढ़कर तमाम चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन कर दूँगा और एक्सरसाइज नंबर 4 विथ सॉल्व और एक्सरसाइज नंबर 5 विथ सॉल्व आपको जो है वो दोनों करवा दूंगा। और एक्सरसाइज नंबर 5 जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और उसमें जो है स्टोरी की तरह हम काम करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी और आपको उससे चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी और मोटिवेशन भी मिलेगी। तो स्टूडेंट, मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको कहूँगा कि आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आपको इस बुक के नोट्स चाहिए हो तो मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा। तो स्टूडेंट, आ जाए अब हम पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें इंस्ट्रक्शन में कहा हुआ है कि इन राइटिंग words that are actually used by speakers are put in quotation marks. They are put in before the first words spoken and after the last spoken word. They are always put in after the quotation mark. The spoken words can be at the beginning, in the middle or at the end. Look at the example below. तो स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि लिखते वक्त, यानी जब हम लिख रहे होते हैं तो कोटेशन मार्क्स का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। बोलते वक्त तो हम कोटेशन मार्क्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जुमला बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं करेंगे कि बोलेंगे कोटेशन मार्क्स, बल्कि डायरेक्ट जुमला बोल देते हैं, सामने वाला समझ जाता है। लेकिन लिखते वक्त जब हम कॉपी पर, किसी ईमेल में या किसी कंप्यूटर पर जब भी लिख रहे होते हैं तो कोटेशन मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? ये डायरेक्ट स्पीच में इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, कोटेशन मार्क्स जो है वो जुमले के शुरू में भी इस्तेमाल होता है, यानी जुमले के शुरू में जो पहला वर्ड्स होता है उसमें इस्तेमाल होता है। जैसा कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, हैव यू फिनिश योर होमवर्क। तो यहाँ पर आपको हैव के साथ जो है वो कोटेशन मार्क लगा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो जो कोटेशन मार्क जुमले के शुरू में इस्तेमाल होता है वो 66 जैसा दिख रहा होता है। अगर आप गौर से देखें तो आपको ये 66 लिखा हुआ नज़र आएगा। और जो जुमले के, यानी जो सेंटेंस के आखिर में इस्तेमाल होता है वो जो है वो 99 जैसा होता है। तो जैसा कि आपको यहाँ पर कोटेशन मार्क्स लगा हुआ नज़र आ रहा होगा, तो ये दोनों क्या हैं? कोटेशन मार्क्स हैं। और जो भी जुमला कोटेशन मार्क के अंदर लिखा हुआ होगा तो वो जुमला जो है वो कहने वाले ने डायरेक्ट कहा होगा, यानी उसको कोई भी तब्दीली नहीं की गई होगी। जैसा कि जाहिद की मदर ने जो है ये बात कही कि क्या तुम अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके हो, तो ये जाहिद की मदर ने कहा है और इसमें कोई भी तब्दीली नहीं की गई है। ना ही जो है वो टेंस की तब्दीली की गई है, ना ही जो है वो किसी और चीज़ की, ना ही स्पेलिंग की तब्दीली की गई है और ना ही होमवर्क की जगह कोई और काम की तब्दीली की गई है। जैसा उनकी अम्मी ने बोला था जाहिद की, वैसा का वैसा जुमला जो है वो पुट कर दिया गया है। डायरेक्ट स्पीच में भी हम यही करते हैं कि जैसा किसी ने बोला है डायरेक्ट वैसी लिख देना। डायरेक्ट का मतलब भी होता है कि डायरेक्ट सीधा लिख देना। तो जैसा जुमला बोला गया है बिल्कुल वैसा ही है, कोई तब्दीली नहीं की गई है। तो कोटेशन मार्क में अगर कोई जुमला लिखा हुआ नज़र आ जाए तो इसका मतलब सीधी समझ जाएं कि इसमें कोई तब्दीली नहीं है, ना ही टेंस की तब्दीली है और ना ही किसी और चीज़ की। जब आप इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेके जाएंगे तो फिर तब्दीली होगी, और फिर आपको पता है कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेके जाते हैं तो कोटेशन मार्क हटा देते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर आपको क्या कहा जा रहा है? हैव यू फिनिश योर होमवर्क जाहिद आस्क्स हिज मदर, यानी जाहिद की जो मदर हैं उन्होंने क्या कहा जाहिद को कि क्या तुम अपना काम कंप्लीट कर चुके हो? तो जाहिद की मदर ने बिल्कुल यही बात की थी एग्जैक्टली, और वही हमने कोटेशन मार्क्स में लिख दी और टेंस भी तब्दील नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो एक बात याद रखिएगा,
कि जो कोटेशन मार्क में जुमला लिखा हुआ होता है उसमें कोई भी तब्दीली नहीं की जा सकती। अगर तब्दीली कर देंगे यानी अपनी तरफ से कोई जुमला बना देंगे, जैसे जाहिद की अम्मी ने कहा कि क्या तुम अपना काम कंप्लीट कर चुके हो, अगर हम इसे अपनी पास से बना दें कि यानी इसमें यह कर दें कि जाहिद की अम्मी ने कहा कि क्या तुम अपने स्कूल का काम कंप्लीट कर चुके हो, तो ये जो है फिर कोटेशन मार्क में नहीं आएगा, ये जुमला तब्दील हो जाएगा। हमने अपनी तरफ से चीज़ें ऐड कर दी तो ये डायरेक्ट स्पीच नहीं होगी। तो जैसा जुमला बोला जाए बिल्कुल वैसा ही आगे पहुँचाया जाए तो वहीं कोटेशन मार्क इस्तेमाल होगा। और ये जो है आपको जुमले के शुरू में और आखिर में दोनों जगह देखने के लिए मिल जाएगा। और बोलने वाला जो है उसमें तो कोटेशन मार्क का कोई इस्तेमाल नहीं होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है एग्जाम्पल दी हुई है, एग्जाम्पल से आपको कोटेशन मार्क को समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। और नीचे भी हमें एक्सरसाइज दी हुई है तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा आसानी से कोटेशन मार्क समझ में आ जाएगा। अक्सर जो बात बच्चों को नहीं समझ में आ रही होती है डायरेक्ट, तो एग्जाम्पल से और एक्सरसाइज से वो बात ज़्यादा अच्छी तरह समझ जाते हैं क्योंकि उसकी प्रैक्टिस हो जाती है फर्दर। तो चले आ जाए डिस्कस कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो पहला जुमला तो डिस्कस कर चुके हैं, आप दूसरा जुमला डिस्कस करते हैं। आई कैन डू माई होमवर्क लेटर। तो जब जाहिद की अम्मी ने कहा कि क्या तुम अपना काम कंप्लीट कर चुके हो, तो जाहिद ने भी कुछ कहा और जाहिद ने जो कहा उसमें भी हमने कोई तब्दीली नहीं की। तो जाहिद ने क्या रिप्लाई किया, जाहिद ने रिप्लाई किया कि मैं जो हूँ वो अपना काम बाद में कर सकता हूँ। यानी उसने कहा कि मैं अपना काम बाद में करूँगा, अभी नहीं कर रहा, बाद में करूँगा, तो मैं अपना काम बाद में कर सकता हूँ, यानी अपना स्कूल का काम। तो फिर क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कि हीज़ फादर सेड, यानी उसके फादर ने क्या कहा। अब जो उसके फादर ने कहा वो यहाँ यू से शुरू हो रहा है और होमवर्क पर ख़त्म हो रहा है, और जैसा उसके फादर ने कहा बिल्कुल वैसा ही है, तो कोटेशन मार्क्स आ रहा है। कोटेशन मार्क्स डायरेक्ट स्पीच में इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा। यू विल नॉट बी अलाउड टू गो आउट अंटिल यू फिनिश्ड योर होमवर्क। तो जाहिद के जो अब्बू हैं उन्होंने क्या कहा कि जब तक तुम काम कंप्लीट नहीं करोगे, यानी अगर तुम काम कंप्लीट नहीं करोगे तो तुम्हें जो है वो बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, यानी तुम बाहर जो है वो नहीं जा सकते हो। और ये चीज़ बोलकर जो है वो जाहिद के अब्बू बाहर चले गए। अब जाहिद के अब्बू बाहर चले गए ये उन्होंने नहीं कहा था, तो इसलिए जो है वो कोटेशन में नहीं लिखा हुआ। तो अब जाहिद देखें क्या रिप्लाई करता है। जाहिद वॉज अपसेट बट ही सेड ओके आई विल फिनिश माई होमवर्क एंड देन गो। तो जाहिद जो है वो परेशान हो जाता है, यानी उसकी अम्मी भी बोलती हैं होमवर्क करो, उसके अब्बू भी बोलते हैं होमवर्क करो। तो फिर जाहिद क्या करता है, जाहिद बोलता है ओके मैं जो हूँ वो अपना काम कंप्लीट करूँगा फिर बाहर जाऊँगा, यानी फिर जो है वो जाऊँगा जहाँ पर जाना है। तो जाहिद ने ओके बोला और उसके बाद ये जुमला बोला। तो जैसा जाहिद ने बोला हमने वैसा ही लिख दिया, कोई भी तब्दीली नहीं करी। ना ही उसने येस बोला था और हमने ओके करा, बल्कि उसने ओके ही बोला था तो हमने ओके ही लिखा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको एग्जाम्पल अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि जुमले में तब्दीली ना करना और जैसा बोला जाए वैसा ही आगे पहुँचा देना, तो उसमें कोटेशन मार्क का इस्तेमाल किया जाता है। शुरू में जो कोटेशन मार्क आता है वो 66 जैसा दिखता है और लास्ट में जो आता है वो 99। तो अब जो है इसकी एक्सरसाइज जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट चैनल जो है आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और अगर नोट्स चाहिए हो तो कांटेक्ट कर लीजिएगा। नोट्स की जो मैंने फ़ीस रखी है वो मैंने 100 रुपीज़ रखी है। 100 रुपीज़ जो है वो लीस्ट अमाउंट है ताकि हर कोई जो है वो नोट्स इजीली बाय कर सके। और फ़ीस रखने का मकसद जो है वो ये है कि नोट्स बनाने में काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी मेहनत, 8-9 महीने से ज़्यादा का जो है वो टाइम लगा है, तो इसलिए इसकी मैंने फ़ीस रखी है, काफ़ी टाइम लगा है। तो आ जाए अब आगे पढ़ लेते हैं। In the following exercise, the quotation marks are missing. Write down these sentences in your notebook by putting in the quotation marks after you have completed. Share your work with your partner. देखिए स्टूडेंट इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि जो नीचे जो जुमले दिए हुए हैं वो डायरेक्ट स्पीच के हैं, यानी उसमें कोटेशन मार्क नहीं लगा हुआ है। यानी जो किसी ने कुछ कहा था वो हमने लिख तो दिया पर कोटेशन मार्क नहीं लगाया, तो ये गलती है। तो आपने क्या करना है, आपने जो है वो कोटेशन मार्क लगाना है और इसे जो है अपनी नोटबुक में लिख लेना है। और जब आप ये अपनी नोटबुक में लिख लें तो एज़ यूजुअल अपने पार्टनर के साथ शेयर करें, अपने पार्टनर को दिखाएं और ये चेक करें कि उसने भी यही काम किया है या नहीं किया है, या उसने गलती की हुई है तो आप उसको गलती बता दें उसकी, या आपने गलती की हुई है तो आप अपने पार्टनर का काम चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसे अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लेना है और पेपरों में भी आएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो इसे जो है वो समझ के पढ़िएगा और ध्यान से पढ़िएगा। तो मैं आपको जो है वो सॉल्व करवाता जाता हूँ और साथ ही साथ इसकी उर्दू भी बताता जाता हूँ कि इसकी उर्दू क्या है। तो जो हार्ड वर्ड आएंगे उसकी भी उर्दू बता दूँगा ताकि आप लोगों को समझने में और ज़्यादा आसानी रहे।
यहाँ पर लिखा हुआ है कि वी आर गोइंग टू बी लेट फॉर स्कूल अमजद सेड हिज सिस्टर। तो स्टूडेंट यहाँ पर बात किसने की है? यहाँ पर बात की है अमजद की सिस्टर ने। तो सिस्टर ने क्या कहा? अमजद की सिस्टर ने कहा कि हम जो है वो स्कूल जाने के लिए लेट हो रहे हैं। कहाँ जाने के लिए? स्कूल जाने के लिए। और अमजद की सिस्टर ने क्या कहा? हम स्कूल जाने के लिए लेट हो रहे हैं। तो कोटेशन मार्क्स में क्या आएगा? वी आर गोइंग टू बी लेट फॉर स्कूल अमजद। तो यहाँ पर ये आएगा। तो अमजद का नाम भी लिया है, इसीलिए अमजद भी कोटेशन मार्क के अंदर आएगा। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि कोटेशन मार्क के अंदर जो है वो क्वेश्चन मार्क और जितनी भी पंचुएशन है, चाहे वो फुल स्टॉप हो, कोमा हो, या जितनी भी पंचुएशन है वो आ सकती है कोटेशन मार्क के अंदर। तो कोई भी जो पंचुएशन है वो कोटेशन मार्क के बाहर ना लगाइएगा, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि भाई कोटेशन मार्क एक पंचुएशन लगा दी, इसको अब बाहर लगा देता हूँ, तो उसको भी अंदर ही लगाया जाएगा। कोटेशन मार्क खुद भी एक पंचुएशन होती है, ये बात भी याद रखिएगा, इजाफी बात है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो जब किसी से बात करेंगे उसका नाम भी ले लेते हैं, तो इसीलिए अमजद भी अंदर आ गया। अब देखें सेकंड में क्या लिखा हुआ है। द स्टूडेंट स्टूड अप एंड सेड गुड मॉर्निंग टीचर। तो कहा जा रहा है कि स्टूडेंट जो है वो खड़े हुए और कहा गुड मॉर्निंग टीचर, यानी टीचर को सुबह बखैर किया। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो क्या चीज़ कोटेशन मार्क के अंदर आएगी? तो यहाँ पर जो चीज़ कोटेशन मार्क के अंदर आएगी वो आएगी गुड मॉर्निंग टीचर। अक्सर आप लोग जो है अपनी क्लास में खड़े होकर क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग टीचर। तो जैसा आपने बोला मैंने उसको वैसे ही उठाया और कोटेशन मार्क के अंदर लिख दिया कि भाई स्टूडेंट ने ये बात बोली थी। तो आप जो है क्लास में ये बात करते हैं ना, गुड मॉर्निंग टीचर, बिल्कुल इसी तरह बोलते हैं। अब कुछ इजाफी चीज़ें तो शामिल करते नहीं हैं, तो इसीलिए जो है वो कोटेशन मार्क के अंदर आ गया, क्योंकि इसमें कोई भी चेंज नहीं किया, जैसा आपने बोला वैसे ही इधर पुट कर दिया। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब देखें आगे लिखा हुआ है कि द क्लीनर सेड आई हैव क्लीन्ड योर यार्ड एंड देन ही वेंट अवे। तो स्टूडेंट इसमें कहा जा रहा है कि जो साफ़ सफाई करने वाले होते हैं उसने कहा, और उसने क्या कहा कि मैं जो हूँ वो आपका ग्राउंड जो है, यानी जो आपका यार्ड है, जो आपका गार्डन है, इसे साफ़ कर चुका हूँ, यानी इसकी जो है वो सफाई मैंने कर दी है। और ये कहकर वो चला गया, यानी उसने बताया कि भाई मैंने सफाई कर दी है, और उसके बाद वो चला गया। तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि आई हैव क्लीन योर यार्ड। तो ये चीज़ जो है वो कोटेशन मार्क के अंदर आएगी। अब देखें 4 में क्या लिखा हुआ है। द स्मॉल चाइल्ड वॉज क्राइंग एंड कीप्ड सेइंग वेयर इज़ माई मदर। तो यहाँ पर स्मॉल चाइल्ड ने क्या कहा? यानी स्मॉल, इसमें कहा जा रहा है कि स्मॉल चाइल्ड यानी एक छोटा बच्चा जो है वो रो रहा था और कह रहा था कि मेरी अम्मी कहाँ हैं। तो यहाँ पर स्मॉल चाइल्ड ने यानी छोटे बच्चे ने क्या कहा? वेयर इज़ माई मदर। तो वेयर इज़ माई मदर किस में आ गया? कोटेशन मार्क में। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि कोटेशन मार्क के अंदर जो है वो क्वेश्चन मार्क आ रहा है। अच्छा, आपको यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि कोटेशन मार्क जो दोनों तरफ लगे हुए हैं वो एक ही जैसे हैं। तो कंप्यूटर और मोबाइल में जो है ये ऑप्शन नहीं होता है कि 66 और 99 जैसा कोटेशन मार्क लगाया जा सके। तो अगर ये दो डंडी भी आपको नज़र आए तो इसका मतलब, ये दो पैरेलल लाइन भी आपको नज़र आए तो इसका मतलब है कोटेशन मार्क ही लगा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। 5 पढ़ते हैं। कम ऑन इन चिल्ड्रन सेड द गेट कीपर आई एम गोइंग टू क्लोज द गेट। तो स्टूडेंट इसमें कहा जा रहा है कि गेट कीपर ने बच्चों को कहा कि चलो जल्दी अंदर आ जाओ, यानी गेट के जो है वो अंदर आ जाओ, सोसाइटी के अंदर आ जाओ, मैं जो हूँ वो गेट बंद करने जा रहा हूँ। तो गेट कीपर ने क्या कहा? मैं गेट बंद करने जा रहा हूँ। और साथ ही साथ क्या कहा? कम ऑन इन चिल्ड्रन। तो बच्चों को भी मुखातिब किया और गेट बंद करने जा रहा हूँ ये भी बताया। तो दोनों चीज़ जो है वो कोटेशन मार्क के अंदर आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर 6 लिखा हुआ है कि ऑल द पीपल वर शाउटिंग पाकिस्तान जिंदाबाद वी हैव वॉन द मैच। तो उम्मीद करता हूँ आपने क्रिकेट मैच देखा होगा या टीवी पर या कभी स्टेडियम में जाके। तो लोग क्या कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे होते हैं जब अगर पाकिस्तान मैच जीत जाए, या अगर ना भी जीते तो भी लगा रहे होते हैं कुछ शायकीन। तो यहाँ पर जो है वो पीपल क्या शाउटिंग कर रहे हैं, यानी क्या चीज़ का शोर मचा रहे हैं, क्या चीज़ कह रहे हैं। तो स्टूडेंट इसमें लिखा हुआ है कि लोग जो है वो शोर मचा रहे थे और क्या कह रहे थे? पाकिस्तान जिंदाबाद, हम जो है वो मैच जीत चुके हैं। तो यहाँ पर लोगों ने क्या कहा? पाकिस्तान जिंदाबाद और हम मैच जीत चुके हैं। तो दोनों ही चीज़ कोटेशन मार्क के अंदर आएगी और एक्सप्लेनेशन मार्क भी अंदर ही आएगा। 7 पढ़ते हैं। आई हैव लॉस्ट माई कार कीज़ सेड द ओल्ड मैन हाउ कैन आई स्टार्ट माई कार नाउ। तो इसमें कहा जा रहा है कि मैं जो हूँ वो अपनी गाड़ी की चाबियाँ खो चुका हूँ, यानी मेरी गाड़ी की जो चाबियाँ हैं वो खो चुकी हैं। अब ये किसने बात की?
ओल्ड मैन ने यानी बूढ़े आदमी ने बात की। अब वो आगे और भी कहता है कि अब मैं अपनी गाड़ी किस तरह स्टार्ट करूँगा, चाबियाँ खो गई हैं तो गाड़ी स्टार्ट की नहीं जा सकती। तो दो जुमले उसने कहे, एक ये कहा कि मैं अपनी गाड़ी की चाबी खो चुका हूँ, एक कहा कि मैं अपनी गाड़ी किस तरह स्टार्ट करूँगा, यानी कैसे स्टार्ट करूँगा। तो दोनों ही चीज़ जो है वो कोटेशन मार्क के अंदर आएगी, चाहे क्वेश्चन का चाहे जो है वो इंटरोगेटिव जुमला हो, नेगेटिव, अफर्मेटिव, किसी भी तरह का जुमला हो वो कोटेशन मार्क के अंदर आ सकता है, कोई भी कैद नहीं है। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, बी केयरफुल देयर आर मैनी बीज फ्लाइंग हेयर दे मे बाइट यू सेड ज़ारा। तो स्टूडेंट इसमें कहा जा रहा है कि बी केयरफुल यानी मोहतात रहो, क्योंकि यहाँ पर जो है वो बहुत सारी बीज है। यानी बीन्स किसे कहते हैं, बीज जो है वो शहद की मक्खी को कहा जाता है, तो जो कि आपको पता है काट भी सकती हैं। तो ज़ारा ने भी यही कहा कि एहतियात करो और एहतियात से रहो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी शहद की मक्खियाँ हैं जो काट सकती हैं। तो अब उसने ये पूरी चीज़ कही, यानी ये जो है पूरी बात कही। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो कोटेशन मार्क जो है वो बी से लेकर जो है हमारे पास यू तक आएगा। एक से ज़्यादा जुमले भी कोटेशन मार्क के अंदर एक साथ आ सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट आप आ जाए एक्सरसाइज नंबर 5 पढ़ लेते हैं। मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 5 कराता जाता हूँ और बताता जाता हूँ कि ये किस तरह होगी। तो उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई गलती, क्यूरी, डिफ़िकल्टी हो या कुछ ना समझ में आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूंगा। अब देखें एक्सरसाइज नंबर 5 क्या लिखी हुई है। वर्क इन पेयर्स एंड इंसर्ट कोटेशन मार्क्स, कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप्स एंड कॉमास इन द फॉलोइंग स्टोरी वेयर रिक्वायर्ड। Rewrite the complete story with all the above additions in your notebook. The first paragraph has all the punctuation marks. देखिए स्टूडेंट इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि पेयर में काम करना है, यानी अकेले काम नहीं करना है, अपने दोस्त के साथ काम करना है और कोटेशन मार्क इंसर्ट करना है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर कैपिटल लेटर भी नहीं है, फुल स्टॉप भी नहीं है, कॉमास भी नहीं है, यानी बहुत सारी पंचुएशन जो है वो मिस है। तो पंचुएशन आपने यहाँ पर लगानी है, जहाँ पर कोटेशन मार्क आएगा वहाँ पर कोटेशन मार्क्स लगाएं, जहाँ पर कैपिटल लेटर्स आएंगे वहाँ कैपिटल लेटर्स लगाएं, जहाँ फुल स्टॉप आएगा वहाँ फुल स्टॉप, और जहाँ पर कॉमा आएगा, कॉमास आएगा वहाँ पर कॉमास लगाएं। तो पंचुएशन की यहाँ पर मिसिंग होगी इस आपको जो पूरा पैसेज दिया हुआ है इसमें, तो आपने जो है इस स्टोरी में, इस पैसेज में जो है वो पंचुएशंस को लगाना है। तो उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। और जो पहला वाला पैसेज है उसमें पंचुएशन की मिस्टेक नहीं है, वो आपको करके दिया गया है। और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि जब आप पंचुएशन की मिस्टेक्स को हल कर लें तो इसको, यानी ये जो स्टोरी है इसको अपनी बुक में भी जो है, इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। यानी ऐसा नहीं है कि बस आपने जो है बुक में ही सॉल्व कर दिया, बल्कि कोशिश कीजिएगा कि पहले रफ़ पेज पर सॉल्व करें ताकि गलतियां ना हो, और उसके बाद जो है आप इसे अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा। तो जहाँ पर पंचुएशन आनी थी, जहाँ पर कैपिटल लेटर्स आने थे, तो वो जो है मैंने बोल्ड से लिखा है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो साथ ही साथ मैं पढ़ता जाऊँगा और बताता जाऊँगा और स्टोरी एक्सप्लेन करूँगा। स्टोरी जो है वो बहुत ही मज़ेदार है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। चलें स्टोरी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ बंच ऑफ टाइनी फॉक्स हु अरेंज्ड अ रनिंग कॉम्पिटिशन। द गोल वॉज टू रीच द top of a very high tower. A big crowd had gathered around the tower to see the race and cheer on the contestants. देखें स्टूडेंट इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि एक वक्त का जिक्र है, यानी एक वक्त की बात है कि एक जो है वो मेंढकों का झुंड, यानी बहुत सारे मेंढक थे उस झुंड में, उन्होंने जो है एक कंपटीशन रखा। और कंपटीशन क्या था, कंपटीशन ये था कि वो जो है टावर पे सबसे ऊपर पहुंचेंगे। यानी एक टावर है और तमाम मेंढक जो है वो टावर पर उछल कर जो है वो टावर पर सबसे ऊपर तक पहुंचेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि लोग पहाड़ों पे चढ़ रहे होते हैं, कंपटीशन कर रहे होते हैं, तो इसी तरह वो जल्दी जल्दी चढ़ के जो है वो टावर तक पहुंचेंगे। और मेंढक आपको पता है छोटे छोटे से होते हैं, और ये मेंढकों का पूरा झुंड था जिन्होंने जो है वो कंपटीशन रखा था। और जो टावर पर सबसे ज़्यादा जल्दी पहुँच जाएगा, यानी गोल क्या था, यानी विनिंग कौन करेगा, विनिंग वो करेगा जो सबसे ज़्यादा जल्दी टावर तक पहुँच जाएगा। अब बहुत सारे लोग जो है वो टावर के इर्द गिर्द जमा थे, यानी अब कहीं कंपटीशन हो रहा है तो आपको पता है लोग जो है वो देखने के लिए जाते हैं, चाहे क्रिकेट मैच हो, हॉकी मैच हो या फुटबॉल का मैच या कोई भी रेस हो, तो लोग जो है वो जमा होते हैं और देख रहे होते हैं जब भी बड़े बड़े स्टेडियम बनाए जाते हैं। तो इसी तरह से लोग जो है वो टावर के इर्द गिर्द जमा थे और ये कंपटीशन देख रहे थे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब यहाँ से असल स्टोरी आपको समझ में आना शुरू होगी। The race began. No one in the crowd really believed that the tiny frogs would reach the top of the tower. One person said, "Oh, way too difficult." तो देखें स्टूडेंट फिर रेस जो है वो
शुरू हो जाती है और किसी को भी यानी जो क्राउड में जो लोग जमा थे उनमें से किसी को भी भरोसा नहीं था कि ये जो मेंढक हैं यानी ये जो फ्रॉग्स हैं ये जो है वो टावर के टॉप तक पहुंच सकेंगे। क्यों? क्योंकि टावर जो है वो काफ़ी बड़ा है और फ्रॉग्स जो हैं वो काफ़ी छोटे छोटे हैं। अब उनको किसी को भी भरोसा नहीं था कि भाई फ्रॉग जो है वो ऊपर तक पहुंच सकेंगे। तो स्टूडेंट उनमें से एक आदमी क्या कहता है, उनमें से एक आदमी कहता है कि ये तो बहुत मुश्किल है, यानी ऊपर तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर जो है वो दा यानी टी छोटा था तो टी को कैपिटल किया और साथ ही एन को भी कैपिटल किया और यहाँ पर ओ को भी कैपिटल किया और साथ ही यहाँ फुल स्टॉप लगाया, एन से पहले भी फुल स्टॉप लगाया और ओ में जो है वो ओ कैपिटल नहीं था इसे भी फुल स्टॉप किया और साथ ही साथ जो है वो कोटेशन मार्क्स लगाए। यहाँ पर हमने ओ वे टू डिफ़िकल्ट इसमें हमने इस सेंटेंस में कोटेशन मार्क का किया। अब आगे पढ़ते हैं। Another man said they will never make it to the top, not a chance that they will succeed. Said an old man, the tower is too high. तो देखें एक और आदमी क्या कहता है, एक और आदमी कहता है कि ये मुमकिन ही नहीं है कि ये लोग जो है वो टावर तक पहुंच सकेंगे, यानी टावर तक जो है वो पहुंच जाएंगे, ये मुमकिन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई चांस ही नहीं है और इनमें से कोई जीत सकेगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि टावर बहुत ज़्यादा हाई है। वो साथ ही साथ कहता है कि टावर बहुत ज़्यादा हाई है और ये इतने छोटे छोटे से मेंढक तो पहुंच नहीं सकेंगे। तो एक और ओल्ड मैन ये बात करता है कि भाई पहुंचने का तो कोई चांस ही नहीं है, टावर हाई है, मेंढक छोटे छोटे से हैं। अब ऐसा होता है ना कि अगर आप किसी बच्चे को बड़ों की रेस में दौड़ा दें तो बच्चे के जीतने के चांसेस तो बहुत ही कम होते हैं या ना ही होते हैं। तो इसी तरह से इतने छोटे छोटे मेंढक हैं और इनको चढ़ाया जा रहा है टावर पे, तो सबको यही लग रहा है भाई मुमकिन ही नहीं है। लेकिन आगे क्या होता है वो भी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर जो है वो ए को मैंने कैपिटल किया, दा को कैपिटल किया, साथ ही साथ कोटेशन मार्क्स लगाया और नीचे जो दा है उधर भी कैपिटल किया और कोटेशन मार्क्स लगाया और फुल स्टॉप का इजाफा किया। तो आपको जो है वो बोल्ड हुआ नज़र आ रहा होगा, तो इसको आप भी सही कर लीजिएगा। अब आगे लिखा हुआ है कि द टाइनी फ्रॉग्स बिगेन कोलैप्सिंग वन बाय वन, हाउएवर of them keep their spirits high and continued climbing higher and higher. The crowd continued to yell, "It is too difficult, no one will make it." तो देखें फिर ये होता है कि जो ये छोटे छोटे फॉक्स होते हैं ये आपस में भी टकराने लगते हैं और चीज़ों से टकराने लग जाते हैं, लेकिन उनका जो जज्बा है यानी रेस को जीतने का जज्बा बहुत ज़्यादा हाई है। तो वो लोग जो है ऊपर चढ़ते रहते हैं और कोशिश करते रहते हैं कि आगे से आगे पहुँचें और जीतने की कोशिश करें। लेकिन जो क्राउड था, जो मजमा था यानी जो लोग जमा थे वो सारे के सारे क्या कह रहे थे कि भाई ये लोग तो कर ही नहीं सकेंगे और इनमें से कोई भी नहीं कर सकेगा क्योंकि टावर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि क्राउड तो चेयर करने के लिए जमा हुआ था यानी हौसला बढ़ाने के लिए, लेकिन यहाँ पर हौसला बढ़ाने के बजाय वो डीमोटिवेट ही कर रहे हैं, यानी बुरा भला बोल रहे हैं कि भाई कोई कर ही नहीं सकेगा, कुछ हो ही नहीं सकेगा। अब इसको इस तरह ले लें कि आप कोई होमवर्क कर रहे हैं, डिफ़िकल्ट है, अब आपको कोई बच्चा या कोई इंसान बोलना शुरू कर दे तुमसे तो होगा ही नहीं, तुम कर ही नहीं सकते, ये तो बहुत मुश्किल है, तो आप भी हिम्मत हार जाते हैं, तो छोड़ देते हैं कि भाई इतना मुश्किल है मैं तो कर ही नहीं सकता। तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए क्योंकि आगे जो है आपको ये बात इस स्टोरी से समझ में आएगी। More tiny frogs got tired and gave up, but one frog continued to climb higher and higher and higher. This one would not give up. तो बहुत सारे जो फ्रॉग थे यानी जो मेंढक थे वो थक गए, फ्रॉग्स जो है वो थकते गए और रुकते गए, हार मानते गए, लेकिन एक जो मेंढक था वो हार नहीं मान रहा था, वो जो है वो आगे से आगे जो है वो चले चला जा रहा था और हार ना मानने की उसने ठान रखी थी, मेहनत करे जा रहा था। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि क्या कहाँ पर जो है वो कौन सी पंक्चुएशन आएगी। तो एम कैपिटल लिखा जाएगा और टी भी कैपिटल लिखा जाएगा और साथ ही साथ फुल स्टॉप आएगा। अब देखें आगे लिखा हुआ है, एट द एंड एवरीवन एल्स हैड गिवन अप क्लाइंबिंग द टावर एक्सेप्ट फॉर द वन टाइनी फ्रॉग्स हु आफ्टर a big effort was the only one who reached the top. Then all of the other tiny frogs asked each other how did this one frogs manage to do it. तो देखें स्टूडेंट फिर क्या होता है कि आखिर में ये होता है कि जितने भी फ्रॉग्स थे वो सब हार मान लेते हैं और वो जो है चढ़ नहीं पाते हैं टावर में, वो नहीं कोई भी ऊपर तक पहुंच पाता, लेकिन एक फ्रॉग यानी जो एक फ्रॉग है जिसका ऊपर भी जिक्र किया गया था वो हार नहीं मानता है, वो जो है वो आगे से आगे चढ़ता जाता है और वो क्या होता है ऊपर तक पहुंच जाता है, यानी कंपटीशन जीत जाता है, अपने गोल को हासिल कर लेता है।
तो अब जब तमाम फ्रॉग्स ने ये देखा तो उनको बड़ी दिलचस्पी हुई कि भाई ये क्या हुआ, हम में से तो कोई भी कुछ नहीं कर पाया, लेकिन ये कैसे कर लिया और इसने कैसे ये मैनेज कर लिया, आखिर इसने ये काम करा कैसे, तो इसने कैसे कर लिया, हम तो नहीं कर पाए। तो वो क्या करते हैं, वो उससे जो है वो पूछते हैं कि भाई तुमने जो है ये किस तरह किया। अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। अ कंटेस्टेंट आस्क्स द टाइनी फ्रॉग्स हाउ डिड यू फाइंड द स्ट्रेंथ टू रीच द गोल, इट टर्न्ड आउट दैट द विनर वाज डीफ। तो स्टूडेंट यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो कंटेस्टेंट होते हैं यानी जो पार्टिसिपेट करने वाले होते हैं वो जो है उस फ्रॉग से पूछते हैं कि भाई तुमने ये कैसे किया और तुम्हारे पास इतनी हिम्मत कहाँ से आई, यानी तुम्हारे पास इतना हौसला कहाँ से आया कि तुमने जो है अपना गोल हासिल कर लिया और तुम जो है वो जीत गए। तो जब वो ये सब पूछते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो फ्रॉग जीता है यानी जो विनर है वो बहरा है, सुन ही नहीं सकता। डीफ का मतलब होता है बहरा और कॉन्टेस्टेंट्स का मतलब होता है वो लोग जो कि कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब वो लोग ये सब पूछते हैं उस फ्रॉग से जो कि जीता है, उस मेंढक से जो कि जीता है, तो पता चलता है वो मेंढक बहरा निकला। तो अब देखते हैं बहरा होने से होता क्या फ़ायदा है उस फ्रॉग को। तो यहाँ पर ए जो है वो बड़ा कैपिटल होगा और एच भी कैपिटल होगा, क्वेश्चन मार्क भी आएगा और साथ ही साथ जो है कोटेशन मार्क, और इट भी यानी आई भी बड़ा होगा। तो अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। The wisdom of this story is never listen to other people when they are being negative or pessimistic because they take away your most wonderful dreams from you। तो इस कहानी का जो पैगाम है यानी इस कहानी को आपको बताने का जो मकसद है वो ये है कि आपको जो है वो नेगेटिव रिमार्क्स जो लोग दे रहे होते हैं उसे नहीं सुनना चाहिए और उससे जो है वो दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो आपको आपके गोल से दूर कर सकते हैं और आपको आपके गोल से दूर कर रहे होते हैं। यानी वो आपको जो है वो बुरा भला बोलते रहते हैं कि भाई तुम कर ही नहीं सकते, तुमसे हो ही नहीं सकता। तो ऐसा सुनकर आप भी जो है वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, आपके अंदर से जज्बा ख़त्म हो जाता है। तो आप वो काम जो है वो करना छोड़ देते हैं। आप सोचने लगते हैं कि शायद वो सही कह रहे हैं, मेरे अंदर ये काबिलियत ही नहीं है कि मैं ये काम कर सकूं। तो ऐसे लोगों को नहीं सुनना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। इंशाल्लाह मेहनत करेंगे तो अपने गोल्स को भी हासिल करेंगे और अपनी मंजिलों को भी पा लेंगे। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर तो कोई मुमकिन ही नहीं है कि अपने गोल्स को हासिल कर लें। यानी अगर आपने थोड़ी थोड़ी मेहनत की तो पक्का चांस है कि शायद कुछ हासिल हो जाए, लेकिन अगर मेहनत नहीं करी तो ये बात तो 100% श्योर है कि कुछ भी नहीं होगा। अगर इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं तो पढ़ना पड़ेगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी के कहने पर हार जाते हैं, हार मान लेते हैं, मेहनत ही नहीं करते, कॉलेज यूनिवर्सिटी ही नहीं जाते, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज आपको घर पर आके डिग्री दे जाए कि आप डॉक्टर बन गए हैं, क्योंकि आपने ड्रीम था आपका ये। तो ड्रीम को फुलफ़िल हमें अपनी मेहनत से करना होता है, अपनी डिज़ायर से करना होता है। ऐसा नहीं है कि किसी के कहने से हार मान लें। तो हार ना माने, मेहनत करें। तो मैंने भी इस चैनल पे मेहनत की, आप लोगों को पढ़ाया, आप लोगों को नॉलेज दी, आप लोगों को विजडम देने की कोशिश की, तो जिसकी वजह से आज मेरे सब्सक्राइबर भी हुए, मैं आगे भी बढ़ा और इज़्ज़त भी मिली, और आप लोग इज़्ज़त देते भी हैं और आप लोग जो है वो दुआएं भी देते हैं, और जो गलती हो जाती है उसे नज़रअंदाज भी करते हैं। तो ये होती है मेहनत में अज़मत, कि मेहनत करो तो कुछ ना कुछ मिल जाता है, और सबसे बढ़कर इज़्ज़त मिल जाए तो और क्या चाहिए। अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। तो ऐसे लोगों को नहीं सुने जो कि आपको आपके ड्रीम से दूर कर रहे हैं। अगर आपका ड्रीम अच्छा है, इंजीनियर डॉक्टर बनना अच्छी बात है, तो मेहनत करें, उनको ना सुने। अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। ऑलवेज रिमेंबर दैट वर्ड्स हैव पावर एंड एवरीथिंग यू हेयर एंड रीड विल अफेक्ट योर एक्शन। तो इसमें कहा जा रहा है कि हमेशा इस बात को याद रखें कि लफ्ज़ों में जो है वो ताकत होती है। यानी जो आप सुनते हैं, जो आप देखते हैं, जो आप पढ़ते हैं, उसमें ताकत होती है और ये आपके अमल पर असरअंदाज होती है। यानी आपने कुछ अच्छा पढ़ा, कुछ अच्छा सुना या अच्छा देखा, तो आपके अंदर जो है वो मोटिवेशन आ जाएगी, आपके अंदर जो एक जज्बा आ जाएगा, एक एंथुसियाज़म आ जाएगा, यानी एक जज्बा पैदा हो जाएगा कुछ करने का। लेकिन अगर आप जो है इसी तरह बुरे लफ्ज़ सुनते हैं और बुरी बातें सुनते हैं तो आपका जज्बा भी कम होता जाएगा। तो हमेशा उन लोगों के पास बैठें, उन लोगों से मिले जो कि आपको मोटिवेट करें और आपको पंप अप करें और आपको आगे बढ़ने का हौसला देते रहें। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। देयरफॉर ऑलवेज बी पॉजिटिव, हैव पॉजिटिव फ्रेंड एंड लिसन ओनली अ पॉजिटिव पीपल, अबव ऑल बी डीप व्हेन पीपल टेल यू दैट यू कैन डू एंड दैट यू कांट डू। तो स्टूडेंट इसमें कहा जा रहा है कि इसीलिए हमेशा जो है वो पॉजिटिव रहें, यानी अच्छी सोच रखें और अच्छा जो है अपना किरदार रखें, और अच्छे दोस्तों को दोस्त बनाएं और पॉजिटिव दोस्तों को दोस्त बनाएं जो कि अच्छी बातें करें।
और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि हमेशा पॉजिटिव लोगों को सुने, यानी पॉजिटिव बातें सुने, पॉजिटिव चीज़ें सुने, और ऐसे लोगों को ना सुने, ऐसे लोगों के लिए बहरा बन जाए जो कि आपको कहें कि भाई तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो। तो ऐसे लोगों की बातें ना सुने और ऐसे लोगों से दूर रहें। और आखिरी में लिखा हुआ है कि बिलीव इन योर सेल्फ एंड ऑलवेज से विद गॉड्स हेल्प आई कैन डू दिस। और स्टूडेंट इसमें कहा जा रहा है कि अपने ऊपर भरोसा रखें, यानी अपने ऊपर आपने ये एतमाद रखना है कि मैं जो हूँ वो कुछ कर सकता हूँ। और हमेशा ये कहें कि अल्लाह ताला की मदद से, यानी अल्लाह ताला की खुशनुदी से मैं ये कर सकता हूँ। यानी अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो अल्लाह ताला से दुआ करें और अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करें और अल्लाह ताला की मदद के लिए दुआ करें, ताकि अगर अल्लाह ताला की मदद आपको मिलेगी, अल्लाह ताला की मदद रहेगी, तो डॉक्टर भी बन सकते हैं, इंजीनियर, और जो आप चाहते हैं, जो अच्छा इंसान आप बनना चाहते हैं आप बन सकते हैं, दुनिया में कुछ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, आपको काफ़ी मोटिवेशन मिली होगी, क्योंकि स्टोरी जो है वो काफ़ी मोटिवेशनल थी और आपको बात समझ में आई होगी। अक्सर स्टूडेंट्स के साथ और बच्चों के साथ, तमाम ही बच्चों के साथ ये ज़रूर होता है कि जब वो पढ़ रहे होते हैं तो कोई दोस्त या कोई ऐसा इंसान उनकी ज़िंदगी में आता है या उनको कुछ ऐसा बोलता है जो उन्हें बुरा लग जाता है, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई पर इफ़ेक्ट पड़ जाता है कि भाई मैं इतना मेहनत क्यों करूं, इतना क्यों पढूं, काफ़ी टाइम लग जाएगा पढ़ने में, इससे अच्छा मैं कुछ और कर लूं। तो ऐसा मत करें। जो आपके गोल हैं, जो बचपने से आपने सोचा हुआ है कि भाई डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो उसको हासिल करें। अक्सर आपने बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर्स और बड़े बड़े जो आला ओहदे पर लोग होते हैं उन्हें कहते हुए सुना होगा कि ये मेरे बचपन का ड्रीम था कि भाई मैं जो हूँ वो डॉक्टर, इंजीनियर या एक बड़ा इंसान बनूँ। तो वो क्यों कहते हैं बचपन का ड्रीम था? क्योंकि भाई उनके बचपन का ड्रीम था, वो कुछ बनना चाहते थे। तो बचपन का ड्रीम था, बचपन से मेहनत करते रहे, 15-20 साल मेहनत करने के बाद एक मुकाम पे पहुँचे। कुछों को तो 30-40 साल भी लग गए पहुँचने में अपने मुकाम तक, लेकिन मेहनत करते रहे, पहुंच गए, कामयाबी हासिल कर ली। उनकी भी ज़िंदगी में बहुत से लोग आए होंगे जिन्होंने कहा होगा कि भाई नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर भरोसा रखा, अपने रब पे भरोसा रखा, अल्लाह पे भरोसा रखा, आगे बढ़ गए और कर लिया, अपनी मेहनत को हासिल कर लिया और अपने ड्रीम्स को जो है वो हासिल कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ रह गया हो या कुछ ना समझ में आया हो, कोई गलती, क्यूरी, डिफ़िकल्टी हो, तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करिएगा, इंशाल्लाह आपको मैं रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको बात समझ में आई हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी जो है वीडियो को ज़रूर पहुँचाइएगा। नोट्स के ऊपर बात कर लेता हूँ। नोट्स जो हैं आप ज़रूर बाय कर लीजिएगा। टेस्ट सेशन शुरू होने वाला है, तो टेस्ट सेशन जैसे ही शुरू होगा तो नोट्स से भी काफ़ी कुछ टेस्ट में आएगा। और नोट्स जो है वो तमाम एक्सरसाइज, तमाम यूनिट्स के हैं, तो काफ़ी अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी, पेपर समझ में आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि रट्टे वाला पेपर नहीं है, रट्टे मार के पास होना मुश्किल है, 5 ईयर भी काम नहीं करेगी। तो जो भी होगा वो नोट्स से ही होगा, बुक से ही होगा और पेपर भी उसी से आएगा। इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी तो बाकी आपकी लर्निंग पावर और दूसरी चीज़ें भी इम्प्रूव हो जाएंगी। तो इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान दीजिए ताकि इसे इम्प्रूव कीजिए, ताकि फ़िज़िक्स, मैथ और केमिस्ट्री समझने में भी आसानी रहे, उसके लॉस को भी आप समझ सकें। तो उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।